गुड मॉर्निंग सभी को। मनोविज्ञान की बुद्धि के मॉडल की दूसरे भाग की क्लास में आपका स्वागत है। कल का वीडियो आपने ज़रूर देखा होगा। कल का टेस्ट भी आपने दिया था। डेफिनेटली आप वीडियो देखेंगे, टेस्ट देंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है वो आपको पता चलता जाएगा। सेम डे टेस्ट होता है तो रात 8 बजे आप भी तैयार रहें। और एक थोड़ा सा निवेदन है कि आज जब भी वीडियो देखें, आप वैसे तो कंजूस हैं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, नहीं यही हमारा मेहनताना है, ऐसा समझ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका कोई भी डाउट है अगर इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जैसे कि हमारे पूरी पुनीत जी बारोट हैं स्टूडेंट, वो डेफिनेटली, और पूजा पगारिया मैडम है, दोनों ही कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव या जो भी पॉइंट्स है वो लिखते हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी नया वीडियो है वह पहुंचता है तो आपको इसकी सूचना मिल जाएगी। तो बुद्धि के सिद्धांत जो पढ़े थे, उन सिद्धांतों में अगले सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि का आज पढ़ेंगे त्रिआयामी सिद्धांत, कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत, कैरोल का सिद्धांत और बर्ट और वर्णन का सिद्धांत। ये चारों सिद्धांत है वह बहुत बड़े बड़े सिद्धांत हैं। अगर समय बचा तो फिर हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत भी चर्चा करेंगे। फिर सभी बुद्धि सिद्धांतों को पढ़ने के बाद बुद्धि सिद्धांत के दो भाग हैं। साइकोमेट्रिक सिद्धांत होते हैं और एक सूचना प्रक्रिया क्रमण सिद्धांत होते हैं। दोनों का क्या मतलब है, वो सारे बुद्धि सिद्धांत पढ़ने के बाद उनका वर्गीकरण करेंगे। फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि कौन से सिद्धांत कौन सी श्रेणी में आते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही प्रश्न है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी त्रिआयामी सिद्धांत को बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत भी बोलते हैं। इसी को बोला जाता है बुद्धि संरचना मॉडल। बुद्धि संरचना मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो बुद्धि का त्रिविमीय मॉडल, त्रिआयामी मॉडल या बुद्धि संरचना सिद्धांत, यह हर परीक्षा में पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड एक बाबा आदम के ज़माने से एक प्रश्न चला आ रहा है, कितने कोष्ठ है। यही प्रश्न सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है, लेकिन इसके कितने प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह सिद्धांत मूल रूप से 1967 में दिया गया था। 1967 और कुछ किताबों में 1966 भी लिखा हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में देखें आप तो यह सिद्धांत है वो 1967 में दिया गया था। फिर इसके बाद दो बार इसमें संशोधन हुआ था, पहला संशोधन और दूसरा संशोधन। इन सारे संशोधनों की चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। तो बुद्धि का यह सिद्धांत वो दिया गया था जे.पी. गिलफोर्ड के द्वारा। जे.पी. गिलफोर्ड ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और उसने कहा था कि बुद्धि ना तो एक तत्व से निर्मित है, ना बहुतत्व से निर्मित है, ना समूह तत्व से निर्मित है। उन्होंने कहा कि जब भी व्यक्ति कोई समस्या आती है और समस्या आने पर चिंतन करता है और चिंतन करने के बाद उस समस्या का समाधान खोजता है, मतलब एक तो आती है समस्या, समस्या से संबंधित एक होता है उस समस्या के बारे में चिंतन, और फिर समस्या का होता है समाधान। अर्थात एक व्यक्ति इन तीन चरणों से गुजरता है और इन तीन चरणों से गुजरने पर एक व्यक्ति तीन विमाओं का सहारा लेता है। अर्थात बुद्धि की तीन विमाएं बताई थी। इन तीन विमाओं से संबंधित उसने अपना मॉडल दिया था। उन तीन विमाओं का किस प्रकार से उसने प्रयोग किया या तीन विमाओं का किस प्रकार से जे.पी. गिलफोर्ड ने प्रतिपादन किया, ये तीन विमाएं कौन कौन सी, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बुद्धि संरचना मॉडल त्रिविमीय आकृति किसे कहते हैं, तो आपने लगभग इस प्रकार का आकार देखा होगा। ये द्विविमीय है, लेकिन जब मैं इस प्रकार का ऐसे कर दूँ तो ये 3D हो जाता है। और 3D का मतलब क्या होता है, जिसकी लंबाई भी हो, जिसकी चौड़ाई भी हो और जिसकी ऊंचाई भी हो। लंबाई और चौड़ाई होती है तो द्विविमीय आकृति है, उसके अंदर ऊंचाई भी जोड़ दी जाए तो यह आकृति कहलाती है त्रिविमीय। तो अब कोई भी व्यक्ति समस्या आने पर कितनी विमाओं के अंतर्गत सोचता है और कितनी विमाएं जे.पी. गिलफोर्ड के द्वारा दी गई, उस पूरे मॉडल पे चर्चा करेंगे।
देखिए, मॉडल डब्बा याद नहीं रखना है, डब्बे के अक्ष याद नहीं रखने हैं। आपको परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाए, आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना है कि जेपी गिलफोर्ड के बुद्धि के मॉडल का चित्र सहित वर्णन कीजिए, नहीं आता है। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको क्या समझना है वो देखें। जेपी गिलफोर्ड ने 3 प्रकार की विमाएं बताई, जिसमें एक विमा थी विषय वस्तु, दूसरी विमा थी संक्रिया, और तीसरी विमा थी वह है उत्पादन, और इसी उत्पादन को उसने नाम दिया था परिणाम। मतलब जो समस्या है वो आपके लिए विषय वस्तु है, संक्रिया और एक उत्पादन हो गया। तो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार बुद्धि से संबंधित 3 विमाएं कौन सी थी? तो पहली विमा है विषय वस्तु, दूसरी विमा है आपकी संक्रिया, और तीसरी विमा कौन सी हो गई? उत्पादन या परिणाम। परीक्षा में पहला प्रश्न तो यही आता है कि निम्न में से कौन सी एक जेपी गिलफोर्ड की विमा नहीं है या है? तो 3 विमाएं आपको याद रखनी है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पादन। अब विषय वस्तु कितने प्रकार की होती है, संक्रिया कितने प्रकार की होती है, और उत्पादन या परिणाम कितने प्रकार के होते हैं, इनको समझना है। सबसे पहले बताया, विषय वस्तु आपके सामने होती है या तो व्यावहारिक, एक विषय वस्तु होती है व्यावहारिक, व्यावहारिक के बाद सॉरी गला खराब है, दूसरी होती है सांकेतिक, तीसरी हो सकती है आपके सामने विषय वस्तु शाब्दिक, और शाब्दिक के बाद एक विषय वस्तु हो सकती है आकृतिक। अब आपको समझना है, ये मॉडल की बात कर रहे जो इसने 1967 में मूल मॉडल दिया था। मूल मॉडल में उसने कितनी विषय वस्तु बताई? 4, व्यावहारिक, सांकेतिक, शाब्दिक और आकृतिक। कितनी विषय वस्तु होगी यहाँ पे? 4 विषय वस्तु हो गई। अब उसने किसी समस्या समाधान हेतु एक व्यक्ति किस प्रकार से संक्रिया करता है या ऑपरेशंस करता है, उसके लिए बताया था कि संक्रिया में सबसे पहला भाग होता है संज्ञान, संज्ञान के बाद दूसरा भाग होता है स्मृति, संज्ञान और स्मृति। स्मृति के बाद 2 प्रकार का चिंतन बताया था, जिसमें एक तो है अभिसारी चिंतन और दूसरा बताया था उसने अपसारी चिंतन। ये दोनों ही चिंतन है, और ये प्रश्न पूछा गया था कि अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन का सबसे पहले वर्णन किसने किया था? जेपी गिलफोर्ड ने। और सृजनात्मक बालकों के बारे में उसने किस चिंतन के बारे में बताया था? तो यहाँ अपसारी ना करे, सृजनात्मक बालकों का चिंतन भी उसने अभिसारी बताया था, कि सबसे पहले बालक अभिसारी चिंतन करता है, उसके बाद शुरुआत होती है अपसारी चिंतन की। तो संक्रिया में संज्ञान, स्मृति, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। इसे अपसारी चिंतन को एकविध और इसे बहुविध चिंतन भी कहा जाता है। जब हम सृजनात्मकता को पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद लास्ट होता है मूल्यांकन। तो देखिए, मूल मॉडल में विषय वस्तु कितनी थी? 4, और संक्रियाओं की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4 और 5। तो संक्रियाएं कितनी हो गई? 5। संक्रिया करने के बाद समस्या समाधान होता है, तो वह समस्या समाधान किस रूप में प्राप्त होता है? जिस रूप में समस्या समाधान प्राप्त होता है उसी को उत्पादन कहा। यह समस्या समाधान एक इकाई के रूप में भी प्राप्त हो सकता है, एक यूनिट के रूप में, एक वर्ग के रूप में भी आपको प्राप्त हो सकता है, या हो सकता है एक संबंध का निर्माण करें, आउटपुट संबंध के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। यह उत्पाद है वह प्रणाली के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। यह जो है वह प्रत्यावर्तन के रूप में भी प्राप्त हो सकता है। यहाँ प्रत्यावर्तन को हम कह सकते हैं निष्कर्ष भी कह सकते हैं। इनके नाम हो सकते हैं, हर किताबों में अलग अलग हो। प्रत्यावर्तन का नाम, इसके बाद आपके निष्कर्ष के निहितार्थ, अर्थात उत्पादन कितने रूप हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6 रूप हो सकते हैं। अब यहाँ समझे, बुद्धि का जो त्रिआयामी मॉडल दिया था, उस मूल रूप में कितनी विषय वस्तु थी? तो मूल रूप में विषय वस्तु 4 थी, संक्रियाओं की संख्या 5 थी, और उत्पाद की संख्या कितनी थी? 6 थी। तो मूल रूप में जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कोष्ठ की संख्या कितनी थी, जो 1967 में दिया था? तो 4 × 5 × 6। तो मूल मॉडल में 120 कोष्ठ थे। पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये।
अब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में लास्ट टाइम पूछा गया था, लेकिन इसको डिलीट करना पड़ा था क्योंकि 3 ऑप्शन थे, 120, 150 और 180। तीनों ही मॉडल कोस्ट सही थे इस मॉडल के बारे में। फिर भी एक शब्द आरपीएससी जोड़ना भूल गई, वो शब्द की बात करेंगे। मूल रूप से सबसे पहले जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में 120 कोष्ठ थे। इन 120 कोष्ठ में 4 विषय वस्तु थी, 5 संक्रियाएं थी और 6 क्या थी, उत्पादन या परिणाम। देखो ये क्रमानुसार याद रखने, विषय वस्तु 4, संक्रियाएं 5 और उत्पादन थे वो 6 थे। उसने पहला संशोधन किया अपने ही मॉडल में, और पहला संशोधन उसने कौन सी विमा में किया, तो जेपी गिलफोर्ड ने पहला संशोधन अपनी विषय वस्तु में किया। उसने आकृति को हटा दिया और आकृति के 2 भाग कर दिए, एक तो हो गया दृश्य आकृति और एक हो गया श्रव्य। मतलब विषय वस्तु दृश्य भी हो सकती है और श्रव्य भी हो सकती है। अब विषय वस्तु कितनी होगी वो समझे, 1 2 3, अब ये हट गया 4 और 5। तो पहले संशोधन में विषय वस्तु कितनी हो गई, 5। संक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, 5 ही रही, और उत्पादन में भी कोई परिवर्तन नहीं किया। तो पहले संशोधन के पश्चात जेपी गिलफोर्ड के मॉडल में कितने कोष्ठ हो गए, तो इनका गुणा करना आना चाहिए। ये होते हैं 150 कोष्ठ। अब याद रखना, गिलफोर्ड ने अपने मॉडल में पहला परिवर्तन कौन सी विमा में किया, तो पहला परिवर्तन विषय वस्तु में किया, और विषय वस्तु के कौन से भाग में किया, आकृति में, और आकृति के 2 भाग कर दिए श्रव्य और दृश्य में। फिर उसको एक दिमाग आया, एक संशोधन और किया, द्वितीय संशोधन। और द्वितीय संशोधन है वो कहाँ पे किया, तो द्वितीय संशोधन संक्रिया में किया, और उसने स्मृति को हटाकर इसके 2 भाग कर दिए, और 2 भाग क्या थे, तो स्मृति धारण, स्मृति शब्द रहने दिया, और स्मृति धारण के बाद आ गया स्मृति लेखन। अब संक्रियाएं कितने प्रकार की हुई समझे, 1 2 3 4 5 और 6। तो उसने अपना दूसरा संशोधन किया, उसमें विषय वस्तु 5 थी, संक्रियाएं 6 हो गई, और उत्पाद कितने हुए, 6 हुए। अब इनका गुणा करें तो कितना होता है, 180 कोष्ठ होते हैं। अब यहाँ समझना है कि गिलफोर्ड के मॉडल में कितने कोष्ठ थे, तो 120 भी रहे, 150 भी रहे, और अभी वर्तमान में कितने हैं, 180। गिलफोर्ड के मॉडल में संशोधन किसने किया, खुद गिलफोर्ड ने किया। 67, 69 और 89 में संशोधन किए गए। अब मूल रूप में कितने कोष्ठ थे, पहला प्रश्न, तो मूल रूप में कितने कोष्ठ थे, 120। पहले संशोधन के बाद कितने कोष्ठ हुए, तो पहले संशोधन के बाद कितने कोष्ठ हो गए, 150। और वर्तमान में कितने कोष्ठ हैं, तो वर्तमान में इसके बाद कोई संशोधन हुआ ही नहीं, तो वर्तमान में कोष्ठ की संख्या कितनी है, 180। प्रश्न फिर समझे, गिलफोर्ड ने अपने किन किन विमाओं में परिवर्तन किए, तो पहला परिवर्तन विषय वस्तु में और दूसरा कौन सा है, संक्रिया। अगला प्रश्न है, जेपी गिलफोर्ड ने अपने कौन सी विमा में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं किया। मूल रूप में भी 6 थे, पहले संशोधन में भी 6 थे, और सेकंड संशोधन में भी उत्पादों की संख्या कितनी थी, 6 ही थी। तो ये सारणी आपको बिल्कुल याद रखनी है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। वैसे हमें पता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि इन स्क्रीनशॉट से आप कहीं ज़्यादा जानते हैं मैं जो पढ़ा रहा हूँ। फिर कह रहे हैं वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो के अंत में जाते जाते भावनाओं में बह जाते हैं और फिर लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिए। तो ये हो गया आपका जेपी गिलफोर्ड का मॉडल। इससे ज़्यादा जेपी गिलफोर्ड के मॉडल का कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर अगला कोई प्रश्न आया जेपी गिलफोर्ड के मॉडल का, तो इसमें से आएगा, इस चिंतन में से, लेकिन वह सृजनात्मकता में इसको पूरा पढ़ेंगे। अब ये बुद्धि का मॉडल था इसलिए यहाँ तक ही समाप्त करते हैं। जेपी गिलफोर्ड के बाद अगला मॉडल आता है, वह है रेमंड बी कैटल एवं हॉर्न का मॉडल। रेमंड बी कैटल, और रेमंड बी कैटल के बाद दूसरा आता है हॉर्न का मॉडल। देखिए, हम तो चाहें तो आपके पूरे बुद्धि के मॉडल एक ही क्लास में करा सकते हैं, लेकिन आपके पास धैर्य की बहुत ज़्यादा कमी है। तो रेमंड बी कैटल और हॉर्न का मॉडल क्या कहता है, यहाँ हैब नहीं है, रेमंड बी कैटल एंड हॉर्न है, हैब का मॉडल अलग है, और इसी को कहा जाता है GFGC मॉडल। GFGC मॉडल क्यों कहा जाता है, इसको भी अपन समझेंगे ध्यान से। GFGC मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे रेमंड कैटल और हॉर्न ने
दो तरह की व्याख्या की थी। एक तो व्यक्ति में GF फैक्टर होता है जिसको बोला था फ्लूड, फ्लूड के आधार पर मतलब तरल अवस्था में, और एक होता है वह क्रिस्टलाइज्ड होता है। C का मतलब हो गया क्रिस्टलाइज्ड। इन दोनों का अर्थ समझ लें। फ्लूड के लिए उसने F वर्ड यूज़ किया और क्रिस्टलाइज्ड के लिए C वर्ड यूज़ किया। अब G का मतलब क्या होता है? सामान्य। G का मतलब क्या होता है? सामान्य। और इसके बाद जोड़ दिया मानसिक योग्यता। तो सामान्य मानसिक योग्यता दो प्रकार की होती है, एक तो फ्लूड के रूप में होती है और एक क्रिस्टल के रूप में होती है। और आपको फ्लूड और क्रिस्टल याद नहीं रहेगी। ये सामान्य योग्यता जो फ्लूड के रूप में होती है तो जनरल, और ये क्या हो गया? F, यानी कि फ्लूड, और ये हो गया जनरल क्रिस्टलाइज्ड। मतलब व्यक्ति की बुद्धि है वो दो तरीके से काम करती है, GF एंड GC। और GF-GC मॉडल किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा गया। GF-GC तो ये मॉडल दिया था रेमंड बी कैटल एंड हॉर्न ने दिया था। आपकी सुविधा के लिए हम इसे और सरल कर देते हैं। इसी को कहा था तरल बुद्धि। फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है, तरल बुद्धि, और क्रिस्टल होता है, इसका मतलब ये हो गया ठोस बुद्धि। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि तरल बुद्धि एवं ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। तो तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत रेमंड बी कैटल एवं हॉर्न ने दिया था। देखिए एवं अन्य आते हैं, तो एवं अन्य में आपको कुछ ये कंडक्टर खलासी जैसे लोग होते हैं उनको भी याद रखना है। अब तरल बुद्धि क्या होती है और ठोस बुद्धि क्या होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तरल बुद्धि हमेशा कैसी होती है? जन्मजात होती है, मतलब आपको जन्म के समय ही मिल जाती है। या तरल बुद्धि है वह कैसी होती है? वंशानुगत होती है। तरल बुद्धि जन्मजात या वंशानुगत होती है, जैसे कि आपके तर्क करने की क्षमता, आपके चिंतन करने की क्षमता, या फिर आपके समस्या समाधान की जो क्षमता है वह कहाँ से मिल जाती है? आपको जन्म से। लेकिन आपका तर्क हो सकता है उच्च स्तर का नहीं हो, आपका चिंतन उच्च स्तर का नहीं हो, लेकिन आप तर्क कर सकते हैं, आप चिंतन कर सकते हैं, आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह लक्षण आपको जन्मजात मिलता है। इसलिए जन्म से प्राप्त होने वाली बुद्धि तरल बुद्धि होती है, वंशानुगत होती है। और आयु के अनुसार जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आयु के अनुसार इसमें वृद्धि भी हो सकती है या कमी भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक वृद्ध व्यक्ति है, इस वृद्ध व्यक्ति को आपने अपना नाम बताया और 3 दिन बाद मिले और फिर आपसे पूछा भाई तू कौन है? आपने कहा दादा मैंने आपको 2 दिन पहले तो नाम बताया, क्या माथा खा रहे हो, दिमाग खराब है क्या? तो सही है, जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे तरल बुद्धि में क्या होती है? कमी आती है। मतलब ये कॉमन सेंस है, यह बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। और दूसरी है ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि है वह अर्जित की जाती है, अर्जित की जाती है अर्थात यह किसी न किसी कौशल के रूप में आप में विद्यमान रहती है। तो यहाँ एक प्रश्न पूछा गया था, कौशल यानी कि स्किल डेवलपमेंट है वह रेमंड बी कैटल की और हॉर्न की कौन सी बुद्धि से संबंधित है? तो कौशल का अर्जन करना किससे संबंधित है? ठोस बुद्धि से। और वैसे ही अर्जन किससे होता है? तो कहीं भी साइकोलॉजी में अर्जन शब्द है तो प्रशिक्षण के द्वारा या फिर किसके द्वारा होगा? शिक्षण के द्वारा होगा। और जैसे 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 आपकी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने पर इस बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं रहता, यह बुद्धि क्या रहती है? स्थिर रहती है। अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं हम यहाँ पे कि एक अध्यापक कक्षा में उत्तेजना भरे प्रश्न पूछ रहा है। उत्तेजना भरे प्रश्न, अब उत्तेजना भरे प्रश्न का मतलब लड़ाई नहीं करवा रहा है, वह आपके दिमाग को सक्रिय कर रहा है। तो वह छात्र में किस बुद्धि का विकास कर रहा है? तो तरल तो हो गई जन्मजात, उसका तो कभी विकास नहीं हो सकता। वह किस बुद्धि का विकास कर रहा है? ठोस बुद्धि का विकास कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है, ठीक है। एक अध्यापक कक्षा में उत्तेजना भरे प्रश्न कर रहा है तो वह कौन सी बुद्धि से संबंधित है? ठोस बुद्धि से। और एक प्रश्न पूछा गया था कि शैक्षिक प्रगति के पूर्व कथन में कौन सी बुद्धि सहायक है? शैक्षिक प्रगति के पूर्व कथन में कौन सी बुद्धि सहायक है? तो शैक्षिक प्रगति के पूर्व कथन यानी कि ये बच्चा है
वह कितना आगे तक जा सकता है, उसका जो पूर्व कथन है वो किस बुद्धि पे किया जा सकता है, तो वह आएगी तरल बुद्धि। दोनों अंतर है, क्योंकि ये पहले से ही मिल चुकी है, उसी के आधार पर पूर्व कथन किया जा सकता है कि इसकी तरल बुद्धि बहुत बढ़िया है, तर्क क्षमता, चिंतन क्षमता बहुत ज़्यादा है, तो ये आगे जाके बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। तो शैक्षिक प्रगति के पूर्व कथन में तरल बुद्धि का विकास, तरल बुद्धि का योगदान और किस बुद्धि का विकास किया जा सकता है, तो ठोस बुद्धि का विकास किया जा सकता है। तो ये हो गया रेमंड बी कैटल एवं हॉर्न का सिद्धांत। आगे चलते हैं, बुद्धि का सिद्धांत वह है कैरोल का त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये सिद्धांत परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ये त्रिस्तरीय है, त्रितत्व नहीं है। कल हमने प्रश्न पूछा था कि स्पीयरमैन के ने कौन सा तत्व दिया था, तो त्रिस्तरीय सिद्धांत किसका, ऐसा कुछ पूछा था। तो त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल का है, जबकि त्रितत्व सिद्धांत है वह किसका है, स्पीयरमैन का है। और यह जो उपागम है वो साइकोमेट्रिक उपागम की श्रेणी में आता है, मनोमितिक। यह साइकोमेट्रिक अप्रोच के अंदर आता है। अब ये बुद्धि के वर्गीकरण करेंगे, सिद्धांतों का वर्गीकरण, तब इसको वापस पढ़ेंगे। इस शब्द को होल्ड पे रख रहे हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होती है। कैरोल का त्रिस्तरीय जो मॉडल है वो क्या बताता है, तो इसने बुद्धि के 3 स्तर बताए थे। बुद्धि का सबसे पहला स्तर कहलाता है सामान्य स्तर, बुद्धि का दूसरा स्तर कहलाता है विस्तृत स्तर, विस्तृत स्तर, और बुद्धि का तीसरा स्तर कहलाता है संकीर्ण स्तर, संकीर्ण स्तर। मतलब यहाँ जाके बुद्धि है वो पिन पॉइंटेड हो जाती है। तो ये 3 स्तर क्या थे उसको समझें। कैरोल ने 3 स्तर बताए, सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। इसने कोई बुद्धि का कोई अपना मॉडल नहीं दिया। इसने क्या किया, बुद्धि के जितने भी सिद्धांत थे उसको सबको एक मिक्सर में डाल के पूरा का पूरा मिला दिया और फिर उसके वापस भाग कर दिए और खुद का मॉडल बना दिया इसने, जिसको नाम दे दिया 3 स्तरीय मॉडल, 3 स्तरीय मॉडल। क्या होता है वो समझें। सबसे पहला स्तर उसने बताया सामान्य स्तर। सामान्य स्तर का मतलब क्या हुआ वो समझें। एक व्यक्ति के सामान्य स्तर से उसकी सामान्य बुद्धि का संबंध है। जो जनरल इंटेलिजेंस होती है वही कहलाती है सामान्य बुद्धि। शुरुआत यहाँ से होती है कि एक व्यक्ति में हमेशा कोई न कोई सामान्य बुद्धि पाई जाती है, यह सामान्य स्तर कहलाता है। अब इस सामान्य बुद्धि से व्यक्ति क्या क्या कार्य कर सकता है, मतलब अब कोई व्यक्ति के सामने समस्या आई तो सबसे पहले किस बुद्धि का उपयोग करेगा, वह सामान्य बुद्धि का। लेकिन सामान्य बुद्धि के कौन कौन से भागों का उपयोग फिर आगे करेगा। अगर उसके सामने समस्या आई, सामान्य बुद्धि का उपयोग किया, कहा अरे कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन आगे और सोचता है तो आगे और सोचने पर दूसरा स्तर आएगा विस्तृत स्तर। अब विस्तृत स्तर क्या है वो समझ लें। इसने जितने भी बुद्धि के और भी मॉडल थे इन सबको इसमें डाल दिया। अब इसको याद रखने का बहुत आसान तरीका है। इन विस्तृत स्तर की संख्या बताई थी उसने 7, जिसमें सबसे पहले 2 पॉइंट है वह अभी पिछला सिद्धांत पढ़े अपन, ये वाला तरल और ठोस बुद्धि, वही डाल दिया। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बायां भाग है वो किस मॉडल पर आधारित है। तो इसने विस्तृत स्तर में कितने प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की, तो मैं लिख देता हूँ। एक तो है ठोस बुद्धि, पहला स्तर विस्तृत में, और दूसरा आता है तरल बुद्धि। तो कैरोल के सिद्धांत का प्रथम बाया भाग है वह कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो ये रेमंड बी कैटल और हॉर्न के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्यक्ति समस्या समाधान अपनी ठोस बुद्धि से भी कर सकता है, या हो सकता है तरल बुद्धि से भी करे, या फिर अगले 2 काम क्या करेगा वो समझे। सामान्य स्मृति एवं अधिगम द्वारा, या तो व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान सामान्य स्मृति, उसकी जो याददाश्त है, या फिर किस किस द्वारा करेगा, जो उसने सीखा है, अर्थात अधिगम के द्वारा करेगा। ठीक है, बहुत आसान काम है। ठोस बुद्धि, तरल बुद्धि, ये हैब के 2 लिख दिए, पहला भाग, दूसरा भाग। तीसरा भाग है वह स्मृति एवं अधिगम से संबंधित है कि सामान्य स्मृति एवं अधिगम के द्वारा भी समस्या को हल कर सकता है। अब तीसरा है प्रत्यक्षण के द्वारा समस्या का हल कर सकता है। किसके द्वारा कर सकता है, प्रत्यक्षण के द्वारा। अब अगले 3 भाग है वह प्रत्यक्षण से संबंधित है। वह प्रत्यक्षण आपको याद रखना, और यह प्रत्यक्षण भी कैसा होता है, विस्तृत होता है।
विस्तृत प्रत्यक्षण के द्वारा समस्या का हल किया जा सकता है। इसको हम नई स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं विस्तृत स्तर की बात कर रहे हैं। तो विस्तृत स्तर में कितने प्रकार से बांटा गया है? तो पहला तो कौन सा हो गया? ठोस बुद्धि। दूसरा भाग कौन सा हो गया? तरल बुद्धि। इसके द्वारा समस्या का समाधान कर सकता है, या फिर किसके द्वारा? स्मृति के द्वारा एवं अधिगम, उसने जो सीखा उसके द्वारा समस्या का हल कर सकता है। तो 3 भाग हो गए। अब अगले 3 भाग है वो किस पर आधारित है? विस्तृत प्रत्यक्षण पे। एक व्यक्ति विस्तृत प्रत्यक्षण के द्वारा समस्या का हल कर सकता है। अब विस्तृत प्रत्यक्षण क्या हो सकते हैं तो वो समझें। पहला विस्तृत प्रत्यक्षण क्या होगा? श्रवण, यानी कि सुनकर। दूसरा होगा देखकर, जिसको बोलेंगे दृष्टि। तीसरा है संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण। तीसरा कौन सा हो जाएगा? संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण। अब ये 3 पॉइंट आपको याद रखने तो बहुत आसान है, इसको तीनों को एक साथ जोड़ देना है। पहला हो जाएगा विस्तृत श्रव्य प्रत्यक्षण, दूसरा हो जाएगा विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, और तीसरा हो जाएगा विस्तृत संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण। तो पहला भाग ठोस, दूसरा तरल, तीसरा स्मृति एवं अधिगम, चौथा श्रवण, पांचवा दृष्टि, और छठा कौन सा हो गया? संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण। और इसके बाद 7वें में आ सकता है इनका सबका सम्मिलित रूप, जिसे बोलते हैं गति संसाधन प्रतिक्रिया। गति संसाधन प्रतिक्रिया मतलब आप समस्या के हल तक पहुंचने में किस प्रकार से अपना दिमाग उपयोग में लाते हैं, अर्थात आपने कितने समय में इस समस्या को हल कर दिया, तो समय का संबंध इससे है। आपने कैसा निर्णय लिया और इस निर्णय लेने में आपकी गति कितनी रही, तो ये 3 चीज़ें हैं, समय, निर्णय और गति। इसका संबंध किससे है? गति संसाधन प्रतिक्रिया से है। तो विस्तृत स्तर बताया, उसमें कितने प्रकार की बुद्धि बताई थी उसने? 7। कौन कौन सी? ठोस, तरल, स्मृति एवं अधिगम, विस्तृत श्रवण प्रत्यक्षण, विस्तृत दृष्टि प्रत्यक्षण, विस्तृत संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण, गति संसाधन प्रतिक्रिया जिसमें समय, निर्णय और गति शामिल है। और इसके बाद तीसरा स्तर आता है संकीर्ण स्तर, अर्थात इतने तरीके से आपने समस्या का हल कर दिया तो आप में किसका विकास होगा? तो यहाँ पे होगा संज्ञानात्मक क्षमता में, संज्ञानात्मक क्षमता में या संज्ञानात्मक क्षमता में प्रगति होगी। तो ये तीसरा स्तर था, वह संज्ञानात्मक क्षमता में प्रगति है। तो आपको पहला और तीसरा याद नहीं रखना है, आपको विस्तृत स्तर है उसमें कितने प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की? 7 प्रकार की। और ये 7 प्रकार की बुद्धि है वह कौन कौन से भागों में विभाजित हैं? तो बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगी। ठोस, तरल, स्मृति एवं अधिगम। फिर 3 प्रत्यक्षण है, विस्तृत प्रत्यक्षण जिसमें श्रवण, दृष्टि और संज्ञानात्मक प्रत्यक्षण, और लास्ट में आ जाएगा गति संसाधन प्रतिक्रिया। ये आपको याद रखना है। अगला मॉडल है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत, पदानुक्रमिक सिद्धांत। अब बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत किसे कहते हैं? तो हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस बोला जाता है। और यह मॉडल देने वाले थे 2 व्यक्ति, बर्ट एवं वर्नन। ये वर्जन भी आता है कभी कभी, लेकिन आपको बर्ट एवं वर्नन याद रखना है। इसने भी कुछ खास नहीं किया। अब जितने पीछे मॉडल आ रहे हैं वो सभी मॉडल का कहीं न कहीं सारांश है। बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल बर्ट एवं वर्नन ने दिया, और इन्होंने क्या किया वो समझे, 2 मॉडल को मिला दिया। एक तो है स्पीयरमैन का जी तत्व लिया इसने, स्पीयरमैन का जी तत्व, इसको शामिल किया। और दूसरा था थर्स्टन का सिद्धांत। इन थर्स्टन के सिद्धांत और स्पीयरमैन का पूरा सिद्धांत नहीं, सिर्फ कौन सा तत्व लिया? सामान्य तत्व। और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने एक नया सिद्धांत दे दिया, और यही नया सिद्धांत है वह किस नाम से जाना जाता है? तो बुद्धि का पदानुक्रमिक मॉडल। बहुत आसान है। इसने 3 भाग बनाए बुद्धि के। इसमें गिलफोर्ड का मॉडल भी बाद में जाके शामिल कर दिया, लेकिन बुद्धि के 3 भाग बताए, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला भाग
बुद्धि का सबसे पहला भाग उसने लिया था स्पीयरमैन के मॉडल से। अब स्पीयरमैन के मॉडल से कौन सा तत्व लिया उसने? जी तत्व लिया। अर्थात उसने कहा कि एक व्यक्ति में जी कारक पाया ही जाता है। जैसे स्पीयरमैन ने कहा था कि सामान्य तत्व पाया जाता है, यह सामान्य तत्व क्या करता है? तो सभी मानसिक क्रियाओं हेतु उपयोगी है, सभी मानसिक क्रियाओं हेतु उपयोगी। अब सभी मानसिक क्रियाएं यहीं से होती है जी तत्व से, तो ये पहला भाग हो गया। पहले भाग को उसने नाम दिया जी कारक ही नाम दिया। अब दूसरा भाग है वह उसने लिया जिसका नाम उसने दिया, देखो पहले भाग को क्या नाम दिया? जी कारक। दूसरे भाग को उसने नाम दिया प्रमुख समूह कारक, प्रमुख समूह कारक। पहले को क्या नाम दिया? जी कारक। फिर दूसरे भाग को क्या नाम दिया? प्रमुख समूह कारक। और समूह कारक शब्द आ गया, इसका मतलब ये भाग कहाँ से लिया गया? थर्स्टन के सिद्धांत से। और इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति है उसका जो जी फैक्टर है वह दो तरीके से काम करता है, या तो वह ज्ञान अर्जित करेगा या फिर व्यवहार अर्जित करेगा। मतलब एक तो थ्योरी और दूसरा है प्रैक्टिकल वर्क करेगा। तो जनरल कारक है वो दो चीज़ों में विभाजित कर दिया, एक तो थ्योरी और एक प्रैक्टिकल में। थ्योरी को इसने नाम दिया शाब्दिक शैक्षिक कारक, शाब्दिक शैक्षिक कारक। इसका संबंध किससे था? सिद्धांतों से सिर्फ। मतलब आप किसी चीज़ की थ्योरी पढ़ते हैं तो वो कहलाता है शाब्दिक शैक्षिक कारक, और इसने नाम दिया इसको वी एड, वर्बल एजुकेशनल फैक्टर्स नाम दिया। और दूसरे को नाम दिया था व्यावहारिक यांत्रिक कारक, व्यावहारिक यांत्रिक कारक। और इसको नाम दिया इसने के एम, काइनेटिक मैकेनिकल फैक्टर्स नाम दिया। तो देखें वी एड और के एम कारक यह किसके बुद्धि के मॉडल के भाग हैं? पदानुक्रमिक सिद्धांत के। और वी एड और के एम ये दोनों कहाँ से लिए गए? तो थर्स्टन के समूह कारक सिद्धांत से लिया गया। फिर समझ लें बुद्धि के इस पदानुक्रमिक सिद्धांत का पहला भाग कौन सा बनाया? जी कारक। दूसरा भाग कौन सा बनाया? प्रमुख समूह कारक। पहला कारक किस मॉडल पर आधारित था? स्पीयरमैन के। दूसरा प्रमुख समूह कारक किस मॉडल पर आधारित था? थर्स्टन के मॉडल पर। फिर इसने आगे कहा कि ये सभी बड़े बड़े कारक है वो और आगे छोटे छोटे कारकों में विभाजित होते हैं, और इनको नाम दिया लघु समूह कारक, लघु समूह कारक नाम दिया। और लघु समूह कारक है वह गिलफोर्ड के मॉडल पर आधारित थे, गिलफोर्ड के मॉडल पर। ये तीनों आपको याद रखने हैं। पदानुक्रमिक मॉडल में तीन कारक थे, तीन कारक कहीं न कहीं एक एक बुद्धि के मॉडल से संबंधित थे, एक स्पीयरमैन से, एक थर्स्टन से, और तीसरा था गिलफोर्ड का मॉडल। गिलफोर्ड के मॉडल के आधार पर इसने यही कहा कि ये हर प्रत्येक कारक है फिर आगे दो भागों में विभाजित किया, और भी अन्य भाग नीचे होते रहते, लेकिन यहाँ तक अपन स्टॉप करेंगे। शाब्दिक कारक हो सकता है सिद्धांतिक में, केवल शाब्दिक, और दूसरा हो सकता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब जिसको बोलते हैं संख्या कारक। इसको दो भागों में विभाजित किया, शाब्दिक कारक और संख्या कारक। वैसे ही यांत्रिक कार्यों को भी दो भागों में विभाजित किया, एक तो हो गया यांत्रिक कारक, एक तो अंदर ही नाम है यांत्रिक कारक, और दूसरा नाम दिया देशिक या स्थानिक कारक, देशिक या इसको नाम दिया स्थानिक कारक। अब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस मॉडल में प्रश्न क्या आते हैं वो समझ लें। बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में कितने स्तर बताए? तीन, जी कारक, प्रथम समूह कारक और लघु समूह कारक। पहला तो ये याद रखना है। वी एड और के एम का संबंध कौन से कारक से है? प्रमुख समूह कारक से है। जी कारक किससे लिया गया? स्पीयरमैन के सिद्धांत से। प्रमुख समूह कारक किससे लिया गया? थर्स्टन के सिद्धांत से। और लघु समूह कारक का संबंध किससे है? गिलफोर्ड के मॉडल से। तो ये कहलाता है बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ये रेड किया है उतने इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। अब बहुत लंबा चौड़ा एक सिद्धांत आता है जो आज का लास्ट है, वह है हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर। वैसे यह सिद्धांत है, यह मनोवैज्ञानिक जितने थे उन्होंने इसको खारिज कर दिया है, गिलफोर्ड के मॉडल को भी खारिज कर दिया है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत? बहुबुद्धि का सिद्धांत।
मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है, बहुबुद्धि का सिद्धांत। अब हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? अब ये 7 बताए, 8 बताए कि 9 बताए? तो मैंने एक कल क्लास देखी थी, मैं भी कहीं कहीं यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस देखता हूँ कि हो सकता है कोई नई चीज़ मिल जाए। तो एक बहुत अच्छे कोचिंग सेंटर ने कहा था कि हार्वर्ड गार्डनर ने एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 7 बताए हैं। तो एनसीईआरटी की बुक में 7 नहीं है, 8 है, आप भी ध्यान से देख सकते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के सिद्धांत को कब कब बदला वो समझना है। यह सिद्धांत सबसे पहले 1983 में दिया गया। 1983 के बाद हार्वर्ड गार्डनर ने 1998 में संशोधन किया, फिर सन 2000 में फिर संशोधन किया, और भी करने का मौका नहीं दिया भगवान ने, इनको अपने पास बुला लिया, नहीं तो और भी संशोधन होते। लेकिन 1983 में जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। 1998 में फिर एक प्रकार की और बुद्धि जोड़ी, ठीक है, तब हो गया 8 प्रकार की। और सन 2000 में एक बुद्धि और जोड़ी, तब बुद्धि के कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार। कितने मूल सिद्धांत था उसमें? बुद्धि के कितने प्रकार थे? 7 प्रकार। इसके बाद संशोधन के बाद कितने प्रकार हो गए? 8 प्रकार। वर्तमान में कितने प्रकार है? 9 प्रकार। लेकिन इस 90 प्रकार को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अब प्रश्न कैसा है वो आप समझ लेना, आप इंटेलिजेंट मेरे हिसाब से। 7, 8 और 9 प्रकार हैं। इन्होंने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, एक एक की चर्चा करेंगे। सबसे पहली बुद्धि बताई भाषागत बुद्धि। भाषागत बुद्धि, नाम से ही आप समझ जाएंगे हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत को। भाषागत बुद्धि, इसी को भाषाई बुद्धि भी कहा जाता है। और भाषाई बुद्धि का मतलब है भाषा उत्पादन। भाषा उत्पादन मतलब आपके बोलने का तरीका एवं उपयोग की क्षमता। भाषा उत्पादन एवं उपयोग की क्षमता, आप किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों का चयन किस प्रकार से करते हैं, और आपके बोलते वक्त आपके मुख से किस प्रकार के शब्द निकलते हैं, यही कहलाती है भाषागत बुद्धि या भाषाई बुद्धि। अब जैसे कि आपने आजकल रामायण देखी होगी, आर्यपुत्र अपना स्थान ग्रहण कीजिए, यही भाषा आप अपने घर पे प्रयोग करेंगे तो आपके घर वाले समझेंगे पगला गया है शायद, यूँ, ठीक है ना। आर्यपुत्री, आर्यपुत्र, मतलब एक भाषा के सभी शब्दों का प्रयोग करना ही भाषाई बुद्धि कहलाती है। आप हिंदी बोल रहे तो प्योर हिंदी बोलिए, अंग्रेजी बोल रहे हैं वो तो हो नहीं सकता आपसे वैसे तो, लेकिन प्योर अंग्रेजी का प्रयोग कीजिए। जैसे कि एक मैंने बताया था अचानक। अब इस अचानक को कुछ अंग्रेज लोग हैं जो नए नए अंग्रेजी सीख रहे हैं, अचानकली बना देते हैं, अचानकली। अब इन्होंने क्या किया, अचानक और सडनली, सडनली का ली मिला दिया, अचानकली बन गया। मौखिक, इस मौखिक से बना दिया मौखिकली, ये भी आपने देखा होगा। और गड़बड़ाइजेशन, तो ये मूर्खों की भाषा है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है। भाषा उत्पादन एवं उसके उपयोग की क्षमता कौन कौन कर सकता है? तो यह बुद्धि केवल किसमें पाई जाती है? जितने भी लेखक हुए हैं बड़े बड़े, या जितने भी कवि है, लेखक और कवियों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? भाषागत बुद्धि पाई जाती है। बिल्कुल आपको याद रखना है। दूसरे प्रकार की बुद्धि आती है तार्किक गणितीय बुद्धि। तार्किक गणितीय बुद्धि। अब तार्किक गणितीय बुद्धि का मतलब ही समझ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? तो वैज्ञानिक चिंतन, ऐसे व्यक्ति जिसमें वैज्ञानिक चिंतन पाया जाता है और वैज्ञानिक चिंतन के साथ साथ समस्या समाधान की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, मतलब वैज्ञानिक चिंतन द्वारा कोई व्यक्ति समस्या का समाधान करता है तो उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि पाई जाती है। और जितने भी गणितज्ञ हैं, देखिए कौन कौन से में कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, जितने भी गणितज्ञ हैं, जितने भी वैज्ञानिक हैं। और एक प्रश्न पूछा गया था नोबेल पुरस्कार विजेताओं में, नोबेल पुरस्कार विजेताओं में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? तो नोबेल पुरस्कारों का संबंध विज्ञान से है, तो नोबेल पुरस्कार विजेताओं में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तार्किक गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक चिंतन द्वारा समस्या समाधान करना। तो 2 प्रकार की बुद्धि हो गई। तीसरे प्रकार की बुद्धि आती है स्थानिक बुद्धि, और इसी स्थानिक को देशिक बुद्धि भी बोला जाता है। अब स्थानिक और देशिक का मतलब क्या है? दृश्य प्रतिबिंब निर्माण की क्षमता,
दृश्य प्रतिबिंब निर्माण की क्षमता। और दृश्य प्रतिबिंब निर्माण की क्षमता का मतलब है कल्पना करना। अगर कल्पना शक्ति आप में बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यह बुद्धि कहलाएगी। स्थानिक या देशिक में किस किस में पाई जाती है? तो मान लीजिए एक मूर्तिकार है, एक मूर्तिकार को कहीं न कहीं कल्पना के आधार पर मूर्तियों का निर्माण करना पड़ता है। दूसरा, दिशा का ज्ञान भी इससे संबंधित है। एक डेकोरेटर है, इंटीरियर डेकोरेटर, आंतरिक साज सज्जाकार, उसमें इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। शल्य चिकित्सक, इसमें भी इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, शल्य चिकित्सक। एक नाविक होता है, उसमें भी इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। एक पायलट होता है, उसमें भी इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। दृश्य प्रतिबिंब निर्माण अर्थात इससे साथ है दिशा का ज्ञान भी अपन जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की बुद्धि है वो किस किस में पाई जाती है, आपको याद रखना है। चौथे प्रकार की बुद्धि है शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। अब शारीरिक गति संवेदी बुद्धि का अर्थ है शरीर के किसी भाग का या संपूर्ण शरीर का, शरीर के अंगों के विशेष संचालन की योग्यता। आपके शरीर के अंग है, अंगों के विशेष संचालन की योग्यता जो होती है वह कौन सी बुद्धि में काम आती है, कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आती है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि। जैसे कि खिलाड़ियों में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। कलाइयों का उपयोग करते हुए चौका मारा, मतलब उसकी कलाइयों का उपयोग किया। एक नर्तक है, डांस करने वाला, बिल्कुल अपने हाथों का, कमर का, पैरों का उपयोग करता है। नर्तक हो गया, धावक हो गया, दौड़ने वाला, पैरों का उपयोग करता है। और भी जिम्नास्टिक करने वाला, ये प्रश्न पूछा गया है, जिम्नास्टिक करने वाले में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गति संवेदी। अभिनेता, हकलाने वाले, शाहरुख खान, उसका विशेष गुण था अभिनेता। अभिनेत्री, इस प्रकार के जितने भी कलाकार हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि पाई जाती है। चिकित्सक में भी ये बुद्धि पाई जाती है, हाथों का उपयोग करके ऑपरेशन करके आपके सब पार्ट निकाल देते हैं। लेकिन ये जिम्नास्टिक वाला आप ज़रूर याद रखें। और खिलाड़ियों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? शारीरिक गति संवेदी। संगीतात्मक बुद्धि, इसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। ऐसे व्यक्ति जो संगीत में रुचि लेते हैं, संगीत निर्माण में रुचि लेते हैं, उसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि। अब दो चीज़ें और है, छठी और सातवीं, ठीक है ना। छठी और सातवीं में क्या अंतर है वो समझे। पहला है व्यक्तिगत आत्मन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। व्यक्तिगत आत्मन, आत्मन लिखा मतलब स्वयं से संबंधित है। और व्यक्तिगत आत्मन को बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। अंतरावैयक्तिक इस बुद्धि के नाम से भी जाना जाता है। अब व्यक्तिगत आत्मन का मतलब है स्वयं या अपनी निजी भावनाओं की अभिज्ञता। अपनी निजी भावनाओं की अभिज्ञता, भावनाओं की अभिज्ञता। आप क्या सोचते हैं उसको जाहिर करें तो वह कहलाती है व्यक्तिगत आत्मन। इसको दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करना, स्वयं के भावों को, अपने भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करना, संवेगों को मॉनिटर करना, यह बुद्धि किस प्रकार की कहलाएगी? व्यक्तिगत आत्मन। और प्रश्न पूछा गया सर्वाधिक यह बुद्धि किस में पाई जाती है? तो यह किस में पाई जाती है? दार्शनिक में। दार्शनिक में इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, व्यक्तिगत आत्मन, जिसको अंतरावैयक्तिक भी कहते हैं। और दूसरा इसी का रूप है व्यक्तिगत अन्य। अब आपका संबंध किसी और से हो गया, व्यक्तिगत अन्य, तो इसको बोला जाता है अंतरवैयक्तिक। दो व्यक्तियों के अंदर अंतरवैयक्तिक बुद्धि कहलाती है। अब इसमें ये आत्मन और अन्य ये शब्द ज़्यादा प्रचलित है, इसको ध्यान रखना है। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना, इसको समझ सकते हैं अपन दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों को आप समझें। पहले में खुद को समझना है, यहाँ दूसरे को समझना है। दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म व्यवहारों के प्रति संवेदनशीलता, यही कहलाती है आपकी कौन सी बुद्धि? व्यक्तिगत अन्य। ये बुद्धि किस में पाई जाती है? ये प्रश्न है। मनोवैज्ञानिक, जितने भी मनोवैज्ञानिक होते हैं, मनोवैज्ञानिक,
उनमें इसी प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि इन्होंने ठेका ले रखा है दूसरे के व्यवहार को समझना, खुद के बारे में तो कभी नहीं सोचते। और दूसरा है सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? व्यक्तिगत अन्य, मनोवैज्ञानिक, याद रखें। अब ये तो मूल उसके प्रकार थे। फिर 1998 में एक 8वां प्रकार जोड़ा, वह बुद्धि हो गई प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि का मतलब है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। प्रकृति प्रेमी है आप, तो वह आप में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता है। और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता ये बुद्धि किस नाम से जानी जाएगी? प्रकृतिवादी बुद्धि किस में पाई जाती है? एक शिकारी में यह बुद्धि पाई जाती है, पर्यटक होते हैं उनमें भी ये बुद्धि पाई जाती है, वनस्पति शास्त्री होते हैं उनमें भी इस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। 8। और सन 2000 में एक बुद्धि का नया एक प्रकार दिया इसने, वह बुद्धि थी अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि। और अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब क्या हुआ? रहस्यों को जानने की इच्छा। रहस्यों को जानने की इच्छा। अगर इस प्रकार की आप में इच्छा होती है, क्या होगा, ब्रह्मांड में क्या है, इसका विस्तार कितना है, मृत शरीर कहाँ जाता है, आत्मा कहाँ जाती है, तो यह होगी रहस्यों की जानने की इच्छा। इस बुद्धि को, ये 90 प्रकार की बुद्धि है, उसको अभी तक मान्यता नहीं मिली है। अब यहाँ किस में पाई जाती है? तो ये बुद्धि किस में पाई जाती है? दार्शनिक में पाई जाती है। अब समझे, इतने प्रकार बताए तो ये बुद्धि है। एक बुद्धि का एक प्रकार है, वह एक व्यक्ति, जैसे कि कोई, अब एपीजे अब्दुल कलाम हैं, उनकी बात करें तो वो संगीत में भी रुचि लेते थे और वैज्ञानिक थे। तो एक व्यक्ति में एक से अधिक प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम में तार्किक गणितीय बुद्धि भी थी और संगीतात्मक बुद्धि भी थी। एक शल्य चिकित्सक है, उसमें भी कई अधिक प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। मूर्तिकार में भी अधिक से अधिक प्रकार की बुद्धि पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से बुद्धि बहुबुद्धि का सिद्धांत समाप्त हुआ। इसी पे आधारित टेस्ट रात को 8 बजे मिलेंगे। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग।